आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के मेहमान में। आज आपकी मुलाकात होगी फिल्म और टेलीविजन की जानी मानी अभिनेत्री नीलिमा अजीम से। नीलिमा जी से बातचीत की है अशोक हमराही ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की पहली कड़ी। हमारे साथ हैं जानी मानी अदाकारा, नृत्यांगना और बेहद नफीस अदाकारा जिन्हें हम कह सकते हैं नीलिमा अजीम। बोलता हुआ चेहरा और बहुत कुछ कहती हैं आंखों के जरिए। पर्दे पर अपने तमाम किरदारों को वो कुछ यूं जीवंत कर देती हैं कि दर्शक उनके मुरीद हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही उनकी शख्सियत कि उनका सलीका, उनकी गर्मजोशी और उनकी लयबद्धता का बड़ा गहरा असर होता है। एक कुशल और हम कह सकते हैं कि शीर्ष नंबर 1 रही नृत्यांगना और बेहद नफीस अदाकारा नीलिमा अजीम आज हमारे साथ हैं। नीलिमा जी, वेद भारती की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल एंड हाय। बहुत अच्छा लग रहा है अशोक जी। नीलिमा जी, आपके जीवन के, आपके अभिनय के और हम कह सकते हैं आपके हुनर के कई रंग हैं अलग अलग। आप एक अभिनेत्री तो रही ही, उसमें भी आपने लोगों के दिलों पर राज किया और इसके अलावा अगर देखा जाए तो रंगमंच की कलाकार भी रही और साथ ही साथ एक ऐसी नृत्यांगना रही, एक ऐसी मतलब डांस के क्षेत्र में आपने मकाम हासिल किया। हम ये कह सकते हैं कि कथक के जरिए आपने लोगों के दिलों में जगह तो बनाई ही, लेकिन साथ ही साथ आपने वो मकाम हासिल किए जो शायद औरों के लिए बड़ा मुश्किल था। तो कैसे आपका ये सफर शुरू हुआ? इन तीनों में से आपकी जो शुरुआत हुई जब आप छोटी सी थी, तो सबसे ज्यादा रुझान आपका किधर था? जरा मुश्किल है ये कहना कि रुझान किस तरफ था, क्योंकि शुरू से ही मैं बचपन में कैरेक्टर्स प्ले करती थी, ड्रामास करती थी। और जहाँ तक नृत्य का सवाल है, बहुत अजीब सी बात है, कथक की एक्सपोनेंट हूँ मैं और मैंने पंडित बिरजू महाराज जी से सीखा है। तो सबसे पहले तो अपने गुरु का नाम लेते हुए मैं अपनी बातचीत आपसे शुरू करूंगी। मैं पैदा हुई थी एक बहुत ही लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल फैमिली में, जो फुल ऑफ राइटर्स, एजुकेशनिस्ट्स, पोएट्स। वहाँ पे इस तरह के माहौल में बचपन में मॉस्को में पैदा होना 1958 में, और वहाँ पे कोई एक्सपोजर नहीं था किसी भी किस्म का क्लासिकल डांस का। तो उस जमाने में तो टीवी वीवी उस तरह से कुछ भी नहीं था, लेकिन अजीब सी बात है, मौजा सा है कि मैं कथक के बोल बोलती थी और मोटी बच्ची थी तो इतना भाग नहीं पाती थी, लेकिन नाचने के लिए बेताब रहती थी और मेरे मुंह से जो पढ़ंत निकलती थी वो कथक की थी, और मेरे मुद्रा और मेरे मूवमेंट्स और चक्कर लेना वो भी कथक था। तो माय पेरेंट्स वर रियली टेकन अबैक, मतलब हैरान रह गए कि ये क्या है, ये अक्का बक्का रह गए। हमारे वालिद वालिदा दोनों ने सोचा कि भाई इसके अंदर तो कुछ कुदरती कहाँ से ये है। अच्छा, ये होता है कि भाई थोड़ा सा आपने हाथ पाँव चला लिया, थोड़ा मटक लिए, थोड़ी आंखों से दिखा दिया, लेकिन बिल्कुल कथक ही करना, ये बड़ा एक अजीब और गरीब सी चीज थी। सो माय पेरेंट्स दे वर टेकन अबैक, और उनकी जिंदगी का एक अजीब और गरीब सा ये हादसा था। हादसा क्या था, अच्छी सी बात थी, बहुत ही खूबसूरत बात उनकी जिंदगी में थी। माय पेरेंट्स आर वेरी फॉरवर्ड, बहुत ही जिसे कहते हैं कि खुले दिमाग के, वाइड विजन लोग। हम लोग जब वापस हिंदुस्तान आए तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली में कुछ अरसे रहे, फिर उसके बाद ब्लिट्स के जो फर्स्ट एडिटर थे उर्दू ब्लिट्स के, वो हमारे वालिद साहब अनवर अजीम साहब, और हमारी वालिदा ने भी, मिसेस खदीजा अजीम, दोनों ने ही ब्लिट्स में काम किया। लेकिन माय फादर फॉर्मेटेड ब्लिट्स विद बीके करंजिया साहब। तो ब्लिट्स तो कमाल का अखबार था जी, बिल्कुल। और हम तो खैर नन्हे मुन्ने छोटे से थे, लेकिन बहुत ही छोटी सी उम्र से एक्टिंग करना। अब जब हम बॉम्बे आए तो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, हमारे के अम्मी के सगे मामू, अब हमारे जो नाना थे वो खत्म हो गए थे बहुत जल्दी। जब हमारी अम्मी छोटी थी, 5 बहनें, बहुत मशहूर बहनें, वो भी मैं वहां तक पहुंचूंगी। तो मेरा काफी इन्फ्लुएंस यहाँ पे
सबसे ज्यादा तो हमारे नाना का था, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी, सरदार जाफरी, कैफी साहब, राही चचा और इस तरह के बहुत खूबसूरत राइटर्स। और उसके अलावा फिर ये ऑब्वियसली सिनेमा। जी। तो जब मैं 6 साल की थी तो मैं ऑलरेडी कथक कर चुकी थी स्टेज पे। 4 साल की उम्र में मैंने पहला परफॉर्मेंस दिया और उन्होंने मुझे मेन रोल दे दिया, क्योंकि मुझ में थी वो एजिलिटी और वो चौको चौबंद और नाच मेरा। हाँ, तो बस ये बहुत खूबसूरत सा एक सफर रहा और बहुत ज्यादा लंबा तो मैं इस फेज पे नहीं रह सकती, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगी कि हमें कुछ पता नहीं था, हम बच्चे थे और हमारे लिए नेचुरल वर्ल्ड थी हमारी कि भाई सिनेमा होता है, भाई पोइट्री होती है, भाई लिटरेचर है, बहुत ही डांस है, म्यूजिक है, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत। तो बचपन से हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया हर चीज की तरफ। और क्योंकि हमारा स्कूल हमारे नाना के घर के सामने था, तो अब मैं नाना ही कहती हूँ क्योंकि वही मेरे लिए मेरे नाना थे, इतनी करीबी और इतने प्यार से किसी ने, नोबडी वाज देयर। तो वो बिल्कुल बेसेंट मॉन्टेसरी स्कूल जो है वो उनके घर के सामने हुआ करता था। वहां से मैं और मेरे भाई, जो आज बहुत बड़ी शख्सियत है इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में, हम लोग जाके बैठ जाते थे वहीं पे। फिर वो पूरा एटमोस्फियर रहता था, सिनेमा के लोग आ रहे हैं, स्क्रीन प्लेस डिस्कस हो रहे हैं और सिनेमेटोग्राफर बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या, मतलब वहां पे सारे फिल्म इंडस्ट्री के मतलब टॉप परफॉर्मर्स और आइकॉनिक एक्टर्स और ग्रेट टेक्नीशियंस एंड राइटर्स, उस माहौल में हम रहे। इंदर राज आनंद साहब और राज कपूर साहब, मुल्कराज, मतलब इट वाज ब्यूटीफुल। एंड फिर हमारे अपने घर की तरफ जब हम जाते थे तो माय फादर वाज सच ए ग्रेट राइटर, और शॉर्ट स्टोरी राइटर में उनका एक अलग ही मकाम है, अनवर अजीम साहब का। फोटोग्राफर भी थे वो बिल्कुल ऐसे ही करते थे, लेकिन कमाल की फोटोग्राफी करते थे। ही वाज अ फैंटास्टिक फोटोग्राफर। हमारे पास ऐसा उनका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में कमाल का, मतलब हमारे पास उनकी तस्वीरें हैं और भंडार में हैं और वो खींचते रहते थे। लेकिन he was also a great footballer. अच्छा। Yes, professionally started his profession from Calcutta, बोध गया के थे, और वहां से उन्होंने अपनी बिल्कुल इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वॉक, बहुत छोटी सी उम्र से, 17-18 साल की उम्र से, एंड वो जमाना ही अलग था, आपको तो पता है कि किस किस्म के। तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैंने फिर थिएटर भी बहुत किया। जी जी। जब हम दिल्ली वापस गए तो वहां पे मेरा थिएटर शुरू हो गया। आई वाज इन द 8th स्टैंडर्ड। मतलब डांस और थिएटर दोनों साथ साथ? डांस, थिएटर और क्या कहते हैं, लिटरेचर, पोएट्री, म्यूजिक, ये मतलब इस माहौल में मतलब हम यही पूरा पड़े माहौल हुए। रहा और बस इसी में यही हमारी जिंदगी है। मतलब आप पली बड़ी हुई और जो कुछ भी आगे पाया वो सब इसी तरह से? मैं आपको बताऊं, मैं वापस जब गई, हमारी वालिदा ने कहा कि भाई दिल्ली में रहना पसंद करेंगी, तो माय फादर फॉलोड आफ्टर अ व्हाइल। सो माय मदर एंड आई शिफ्टेड। पहले मेरा एडमिशन हो गया स्कूल में और साथ में फिर माय ब्रदर हैड टू कंप्लीट हिज ईयर, क्योंकि वो सीनियर थे। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम बॉम्बे में थे तो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने बच्चों की एक फिल्म बनाई थी, हमारा घर, जिसको बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म अवार्ड मिला था। एंड माई ब्रदर प्लेड द मेन रोल। एक कॉबलर के बेटे का रोल किया था उन्होंने, एक कोची के बेटे का रोल, और उसके लिए ही गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड्स। एंड खुद मीना कुमारी साहिबा ने उनको अवार्ड दिया था और सराहा था, और वो कभी भी जिंदगी में नहीं भूल सकते। और इतने अच्छे बेहतरीन एक्टर मेरे भाई, ये हमारे खून में है, हमारे मतलब पता नहीं कहाँ से ये चीज है। फिर हमारी अम्मी ने कहा कि भाई इसको छोटा रोल दीजिए आप, इसको आपने मेन रोल अगर दे दिया, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, तो फिर ये पढ़ेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल बचपन से जो है डांसिंग, एक्टिंग और इन्हीं चीजों की तरफ इसका जो है रुझान है, और ये भाग जाएगी, ये पढ़ेगी नहीं। तो मुझे, मेरे साथ बहुत जुल्म किया गया क्योंकि हमारे नाना को पता था कि सबसे चमकदार है, इसको तो देना ही है, मगर हमारी अम्मी ने हमेशा रोने लगाए और लगाई दी। तो खैर वो उन्होंने डिसीजन लिया, मतलब माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे पढ़ भी जाएं। हाँ, उसकी वजह से मैं पढ़ी लिखी जितना जहाँ तक पढ़ी, और नेचुरली आई कम फ्रॉम अ हाईली एजुकेटेड फैमिली, तो दैट इज व्हाट दे थॉट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे खानदान में अगर मैं वाकई जाहिल रह जाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, आपके पूरे परिवार में इतने पढ़े लिखे लोग थे, बहुत जबरदस्त, ग्रेट अचीवमेंट। मतलब एक पैदाइशी हुनरमंद जो लोग कहते हैं ना, वो आपने हुनर था, ऐसा ही लगता है। अब अपने मुंह से तो नहीं कह सकती, बट जो फैक्ट है वो ये ही है कि पैदाइश सही है। क्योंकि बाद में तो आपको निखारने के लिए बहुत लोग मिले, अलग अलग हर क्षेत्र में मिले, लेकिन जो शुरुआत थी, जो बचपन था,
हाँ वो तो आपने अपने आप जैसे कि आंखें खोली और आपने जो है ये सब अपने आप हाँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था। आसपास माहौल पढ़ाई लिखाई का बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त था। किताबों का मुझे बहुत शौक था, मैं बहुत पढ़ती हूँ, आज तक पढ़ती हूँ। और घर में हमारे जो है वो शैंडलियर्स नहीं, किताबें ही थी। तो इस किस्म का माहौल में मतलब वो तो पढ़ना लिखना तो था ही, लेकिन एक फॉर्मल एजुकेशन की तरफ से मेरा बिल्कुल कोई लीनिंग्स नहीं थी। लेकिन क्योंकि माय पेरेंट्स थॉट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव बेसिक एजुकेशन, तो इसलिए बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, क्योंकि आई स्टडीड इन वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स इन ऑल सेंस, और नैनीताल में मैं पढ़ी। फिर उसके बाद माय पेरेंट्स फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट मेरे बगैर रहना, मतलब दे यूज्ड टू मिस मी। तो कह रहे तो वापस आओ, तो मैंने ब्लैकमेल कर दिया। मैंने कहा मैं अगर वापस आऊंगी तो मैं डांस सीखूंगी, मुझे तो पूरी तरह से उसी में उतरना है। तो खैर ऐसे वक्त में जब मैं सिर्फ 10 साल की भी नहीं थी, तो मैंने महाराज जी को पहली बार नाचते हुए देखा, और ये बड़ा खूबसूरत एक मेरी जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि मैं छोटी सी बच्ची थी, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था कि मैं करना क्या चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक ही ऐसी पैदा हो गई हूँ अपने खानदान में जो काफी बेवकूफ हूँ दूसरों के मुकाबले में, और मेरे अंदर कोई खास गुण नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल बच्चे सब, और मुझे लगता था कि मुझे शौक ही नहीं है इसका। हाँ, मैं पोइट्री का, सिनेमा का, हर चीज में, लेकिन ये कि मैं पढ़ूं लिखूं स्कूल में ऑफिशियली, यू नो, वो एकेडमिक इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब मैंने महाराज जी को पुराने किले में देखा नाचते हुए, बहुत बड़ा फेस्टिवल था, मैंने पंडित रविशंकर को सुना, मीर खान साहब को सुना, यामिनी कृष्णमूर्ति को देखा, सितारा जी को देखा, एक से एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एक से एक आइकॉनिक, मगर उसमें मुझे मेरा मार्गदर्शन महाराज जी को देख के हो गया, और आप बन गई मिल गया प्रिंसेस ऑफ कथक। तो खैर इतना आसान नहीं है कि यहाँ पे मुझे मार्गदर्शन मिला और वहां मैं प्रिंसेस, लेकिन ये खिताब मिला आपको, और इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी ये कोई गाना सुन लें, फिर इसका आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल में शुरुआत करते हैं, मेरे फेवरेट सिंगर हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। उनके वैसे तो इतने सारे गाने हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि मन रे, तो चलिए ये गाना ये जिंदगी का हमारा कुछ ऐसा है कि धीर नहीं धरता हमारा दिल, तो इससे शुरुआत करते हैं। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे, इस जीवन
आज इस कार्यक्रम में अभी आपने उनके बचपन के कुछ किस्से सुने और सचमुच ऐसा ही होता है कि लोग पैदाइशी हुनर लेकर के आते हैं इस दुनिया में तो फिर उनके सामने बहुत बड़ा आसमान होता है और वो बहुत जल्दी शोहरत के उन मकाम तक पहुंचते हैं, उन्हें हासिल करते हैं। नीलिमा जी, ये तो था एक आपका हिस्सा जिसमें आपने कथक को अपना एक तरह से एक जीवन साथी बना लिया। कथक के बगैर आप रह नहीं सकते। दिल की धड़कन है जी बिल्कुल जीवन सही। साथी तो छोड़ देता है मेरा हाथ, लेकिन दिल की धड़कन नहीं छोड़ती जब तक खत्म ना हो जाए। बिल्कुल वो आपके दिल की धड़कन में आपके दिलो दिमाग पर पूरा छाया रहा। और इसके बाद आप आई फिल्मों में जी और फिर आपका एक नया सफर शुरू हुआ। जी। इससे पहले आपने दिल्ली में काफी कुछ किया था। जी, वो स्टेज में, एक थिएटर बहुत में किया जरूरी था। हिस्सा जी। है मेरी जिंदगी वो बात का। करें, इसके बाद फिर हम फिल्मों की तरफ आते हैं। पहले थिएटर की वो बात तो जो बहुत आपका- जरूरी है जी, क्योंकि वहां से ही मैं हूँ जो हूँ, जी 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 तो थोड़ा सा तवज्जो उस बिल्कुल। एक फेज पे देना बहुत जरूरी, मेरा फाउंडेशन है वो। जी। तो जब मैंने महाराज जी को देखा उसके बाद मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि कथक केंद्र में जब मैंने दाखिला लिया तो महाराज जी ने मुझे अपनी क्लास में बहुत जल्दी ले लिया। 1.5 साल के बाद उन्होंने मुझे ले लिया। ज्यादातर 5 साल 8 साल लगते हैं उनके क्लास में पहुंचते हुए, वो भी अगर आप उसको कमा लें तो खैर वो बहुत ही, इट वॉज वेरी फॉर्चुनेट। मुझे ऐसा लगता है मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, मतलब और मुझ में कुछ दिखा बिल्कुल अलग, और उन्होंने मुझे अपनी क्लास में बहुत जल्दी ले लिया। उसके बाद मेरे बैलेज उनके साथ शुरू हुए। उन्होंने मुझे अपने अलग अलग एक्सप्लोरेटरी पीसेस में बहुत सेंट्रल हिस्से देने शुरू कर दिए बहुत ही छोटी उम्र में, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान भी हुए कि भाई इनको इतना सेंट्रल कैसे मिल रहा है। लेकिन somehow महाराज जी ऑलवेज गेव मी दैट, एंड उनको लगा नहीं कि मुझे ग्रुप में शायद करना चाहिए शुरू से ही। और वहां से जो मेरी एक जर्नी शुरू हुई, तो साथ साथ थिएटर भी मैंने शुरू कर दिया बचपन में, बहुत ही छोटी उम्र में, स्कूल में ही। तो ये दोनों चीजें मेरी, आई वॉज इन द स्टैंडर्ड, आई थिंक 8th स्टैंडर्ड, तो मैं 11-12 साल की थी, और मैंने थिएटर 10 साल की उम्र में हबीब तनवीर साहब के साथ शुरू किया था, और इसी उम्र में मैंने महाराज जी के साथ तालीम शुरू कर दी, और बहुत ही जल्द मैं स्टेज पे दोनों एरियाज में परफॉर्मेंस मेरे होने लगे। लेकिन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट अशोक जी, क्योंकि क्या ऐसी बात थी कि चाहे वो मैं प्ले में करती थी या मैं बैले में करती थी या मैं कोई मतलब एक छोटा सा पीस किसी एक्सप्लोरेटरी या बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंटल डांसिंग में करती थी, नाम बहुत होता था, मेरा ही होता था एक्चुअली। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब वो छोटी सी मैं आई 5 मिनट में निकल ली, मगर बात उसी की होती थी। तो दैट वाज समथिंग दैट गेव मी a lot of attention, और मैंने उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, बिकॉज आई वाज वेरी यंग। तो अच्छी बात ये थी कि मेरा नाम हो रहा है, मेरी शोहरत हो रही है, मुझे इस कदर ज्यादा मतलब अटेंशन मिल रहा है, उसमें मेरा दिमाग ज्यादा गया नहीं। मैं अपने नाच में और अपने उसमें इतनी मशगूल थी, शायद इश्क और जिसे कहते हैं जुनून, मतलब दोनों चीजें एक साथ। तो मेरी तालीम एक्चुअली यही है। जी। माय फादर वाज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ, एंड सो इज माय ब्रदर। तो अनवर अजीम साहब के साथ साथ मैं चाहूंगी कि मैं अपने भाई का नाम जोड़ूं, मिस्टर A.N. अनवर पाशा, प्यार से हम उनको कहते हैं घर पे, जैसे मुझे कंवल कहा जाता है। और ये इन्फ्लुएंसेस की वजह से मैं ये समझती हूँ कि जितनी भी मेरी आर्टिस्टिक ग्रोथ हुई, जितनी आज मुझे नॉलेज है अगर है, तो वो मेरे फैमिली की वजह से। और मैंने एकेडमिक्स के थ्रू ये नहीं पाया, मुझे मेरे घर में ही मिल गई जागीर। और हमारे ननियाल बहुत आर्टिस्टिकली रिच ननियाल है। हमारे पर नाना जो हैं वो, उनका नाम इतना रोशन है। तो मौलाना अल्ताफ अली साहब जो इतने बड़े शायर, और उनका नाम गिना जाता है डॉक्टर इकबाल और गालिब साहब के साथ, तो वो भी मेरे खानदान में शायरी, और हमारी दोनों खालाएं इतनी मशहूर शायरा, जाहिदा जैदी और साजिदा जैदी, और उन दोनों की वजह से मेरे ख्याल में मेरे डांस में वो पोएट्री, देखिए, हाँ, एवरीबडी यूज्ड टू से डांसिंग इज सो लिरिकल एंड सो पोएटिक एंड ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल एंड ऑल, और मेरे ख्याल में वही चीजें जो हैं वो एक अलग रूप लेके निकलती हैं। सो माय फादर गेव मी ग्रेट तालीम ऑन ग्रेट सिनेमा। हमने मैक्स मिलर भवन में मेरे ख्याल में 10 साल की 11 साल की उम्र में बेहतरीन सिनेमा, फ्रॉम बाइसिकल थीफ टू ऑल सत्यजीत रे साहब, मतलब एवरीथिंग हमें सब हासिल हुआ। और बिकॉज ऑफ माय ब्रदर मुझे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक रहा, मैंने बहुत सुना है,
और वो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल गिटार बजाते हैं। तो वहाँ पे लाइक इवन ग्रेट सिम्फनीज एंड ग्रेट कंपोजर्स लाइक बाख एंड बीटहोवन एंड हाइडन, मतलब बचपन से ही ये माहौल रहा। तो ये मैं समझती हूँ कि ये थिएटर और भारत जी के साथ नृत्य करते 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 एक सोलोइस्ट बन गई और बहुत छोटी उम्र में बन गई। तो मैंने पहली बार जब परफॉर्म किया, पहला सोलो, तो मैं 15 साल की थी और 15 साल की भी नहीं हुई थी। और उसी वक्त जो है उसके बाद द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक मी ऑन द स्टैम्प, एंड तो मेरा नेशनल स्टैम्प जो क्लासिकल डांस के हेरिटेज सीरीज पूरी थी, उसमें मेरे कथक को मैंने रिप्रेजेंट किया था। उसकी तस्वीर बहुत छोटी सी थी, मैं बड़ा खिला सा, मतलब वो बहुत ही क्यूट। हाँ, फिर वो हर जगह लग गया, पोस्टर्स आ गए, ये हो गया, एयरपोर्ट पे लग गया। तब ही मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी कि महाराज जी ने मेरा मेकअप किया उसमें। क्या बात। महाराज जी ने मुझे तैयार करवाया, उन्होंने कहा कि क्या करेगी खुद, है ना। और वहां पे जाके मुझे बताया। अच्छा, मुझे नहीं पता था महाटा में वहां पे मदन मेहता ने वो तस्वीरें ली थी, और मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है। बट जब बाद में मैंने कहा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने, और मुझे पता भी नहीं था कि ये हो रहा है ना। आई वॉज दैट यंग कि मुझे बस ले जाते थे, करवा लेते थे, लेकिन टॉप की तरह नाचती थी मैं। बस एक बार छोड़ दो, स्टेज पे उतरती नहीं। दूसरे डांसर्स जो हैं कपड़े अपने हसीनो तरीन ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स बदलते थे, मुगल से टेम्पल कॉस्ट्यूम्स, मगर मेरा ये प्रॉब्लम था कि भाई कॉस्ट्यूम एक बार पहन लिया फिर नहीं फिर तो उतरेंगे, एक ही बार उतरेंगे स्टेज से। बहुत टेक्निकली, मतलब बड़ी लगन, बड़ा उत्साह, मतलब उसके अंदर रिग्रेस, एकदम विग्रेस डांसिंग करती थी। सो दोज वर ग्रेट डेज अशोक जी। उसके बाद नेचुरली शादी हुई, तो शाहिद हमारी जिंदगी में जब आए तो फिर जरा एक अलग तरह की संजीदगी, एक अलग तरह की सोच शुरू हुई। बचपना एकदम से गायब हो गया। नेचर से तो आज तक नहीं गया है, लेकिन ये कि हाँ, ये सोचना पड़ा कि अपने अलावा जिम्मेदारी, और नेचुरली होता ही है वो। और मैं सिंगल थी, बहुत जल्दी मेरी पहली मैरिज जो है वो कल्मिनेट हो गई, डिवोर्स हो गया। तो छोटी सी उम्र में संजीदा होना पड़ा जी। फिर वो अपने आप को संभाला आपने, बहुत ही अच्छी तरह से संभाला आपने, ये बड़ी खूबी रही आपकी। नहीं, मैं इसमें कई चीजों को क्रेडिट दूंगी। मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट दूंगी, पूरे फैमिली को, मेरे भाई को, मेरे भावज को, सबको क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने मुझे उस वक्त बहुत सपोर्ट किया। और मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी ने बहुत सपोर्ट किया, और उनके साथ साथ पूरे कथक की दुनिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थिएटर में इतना नहीं उस वक्त कर रही थी, क्योंकि थिएटर में रिहर्सल्स होती थी लंबी लंबी, और कथक सोलो में इतना वक्त, क्योंकि बच्चा छोटा था मेरा, तो मैं ज्यादातर वक्त शाहिद के साथ गुजारना चाहती। नन्ना सा था, साशा बुलाते थे उसको। और फिर जब एक बार मेरा काम शुरू हुआ, चीजें बेहतर हुई, तो वो मेरे साथ बहुत ट्रैवल किया उसने। तो ये मेरे जिंदगी का अगला फेज है। तो यहाँ पर भी एक गाना सुनते हैं जी, और फिर अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं जी। तो अभी कौन सा गाना सुनेंगे? तो मैं ये समझती हूँ कि अब मुझे शायद अपनी फिल्म का एक गाना दे देना चाहिए। तो सड़क का गाना है, जिसमें मैंने और दीपक तिजोरी जी ने नाचा है, और उसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट की बहुत अच्छी प्रेजेंस है। वो डांस का गाना है, सड़क का, बहुत पॉपुलर। तक धिन धिन तक तक धिन धिन तक, जीने की तमन्ना जाग उठी। सुनते हैं। मिलते ही तुझे दिल नाच उठा, तक तक धिन धिन तक तक धिन धिन तक तक, मिलते ही तुझे दिल नाच उठा।
खुशियाँ जाग उठी मन में, अब ना गम है जीवन में। जी चाहे कि उड़ जाऊं, अंबर छू के मैं आऊं। ओ जीने की तमन्ना जाग उठी, हो जीने की तमन्ना जाग उठी, इस दिल में कयामत के दिन तक। तक दिन दिन तक, तक दिन दिन तक, तक दिन दिन तक, तक दिन दिन तक, मिलते ही तुझे दिल नाच उठा। तक दिन दिन तक, तक दिन दिन तक। दुनिया बदली सी लगने लगी, सोई धड़कन क्यों जगने लगी। रंगे मौसम बदलने लगा, मेरा दिल भी मचलने लगा। सच्चा हो गया सपना, मुझको मिल गया अपना। अरमानों की बस्ती में अब रहना है मस्ती में। ओ जीने की तमन्ना जाग उठी, हो जीने की तमन्ना जाग उठी, इस दिल में कयामत के दिन तक। तक दिन दिन तक, तक दिन दिन तक, तक दिन दिन तक, तक दिन दिन तक। मिलते ही तुझे दिल नाच उठा। दिन दिन तक, तक दिन दिन तक। जीने की तमन्ना जाग उठी, हो। जीने की तमन्ना जाग उठी, इस दिल में कयामत के दिन तक। तक दिन दिन तक, 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 तक दिन दिन। नीलिमा जी, आपने जो गाना सुनाया सड़क फिल्म का, ये आपकी पहली फिल्म थी या ये इससे मेरी पहले? पहली फिल्म नहीं थी। मैंने सबसे पहली फिल्म मैंने की है करम योद्धा, राज बब्बर साहब के उनके साथ प्रोडक्शंस आपने। की फिल्म थी। बहुत अच्छी कास्ट थी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, अच्छे डायरेक्टर थे, दयाल नेहलानी उनका डेब्यू डायरेक्शन था। उसमें बहुत अच्छी कास्ट थी। एनएसडी के सबसे आइकॉनिक एक्टर्स को भी लिया गया था। राज बब्बर थे, डिम्पल कपाडिया थी, जावेद जाफरी थे, मैं थी, मनोहर सिंह वगैरह। बहुत प्यारी कास्ट थी। राज बब्बर साहब के साथ आपने थिएटर भी काफी किया जी बहुत। और काफी कुछ सीखना सिखाना भी रहा है आप दोनों का। सीखना सिखाना क्या सिखाते वो मुझे? नहीं, आपने कहा नहीं, मैंने उनको कुछ नहीं सिखाया। हमने एक दूसरे के साथ बहुत प्यारा काम किया। हमारा एक प्ले था नादिर शाह, जो शीला भाटिया की डायरेक्शन, हाँ। ईएटी के लिए। अच्छा, बहुत जबरदस्त था वो, बहुत चिपक गया था, बहुत पॉपुलर हो गया था। उसका काफी, मेरे ख्याल में महीनों तो छोड़िए, साल ही लग गए थे उसको। बार बार वो फरमाइश हुआ करती थी एंड वी ट्रैवल्ड अ लॉट विद द प्ले। तो अच्छा। बड़ा अच्छा रहा। मैंने उनके साथ जस्मा उड़न भी की है नादरा जहीर बब्बर की डायरेक्शन में, और उसमें तो खैर पंकज कपूर के साथ थी मैं। जी जी। हाँ, जस्मा उड़न में नादरा आपा थी राज बब्बर के साथ। तो वहाँ थिएटर, मतलब थिएटर भी चल रहा था उस समय, बहुत फिल्में भी थिएटर चल किया रही थी है। आपकी। पंकज जी के साथ मैंने सलीम अनारकली किया है, आई प्लेड अनारकली, बड़ा मशहूर रहा उसके है। बाद नितिन आनंद साहब के वो ये फिल्म बनाए मुझे लेके लीड में, काफी हंगामा मचा। वो एक मेरा फेज था जिसमें मेरे पास इतनी फिल्में आई कि पूछिए मत। यही फेज था कि डांस, थिएटर और म्यूजिक और सिनेमा और हर चीज से, मतलब जैसे कहते हैं कि चमकते हुए सितारे। और उस वक्त मेरे पास सबसे पहली फिल्म आई सत्यजीत रे साहब, मुझे जिस वक्त उन्होंने फिल्म की थी। एक तो आपका कोई वो फिर वही तलाश किया वो था तो आपने। बात की बात वो बात की बात है। उससे भी पहले किया था आपने? नहीं, मैं बहुत छोटी थी। बहुत छोटी थी तब मैं किया बहुत था छोटी थी, मैं 14-15 साल की। MS सत्यू जो है वो करना चाहते थे, ज़हरे इश्क मेरे साथ बनाना चाहते थे। फिर सत्यजीत रे शतरंज के खिलाड़ी के बाद मुझे ब्रेक देना चाहते थे लीड में। बहुत तारीफ की मेरी। शमा जैदी हमारी दूर की खाला है, तो वो उनके नेचुरली उनके MS सत्यू की वाइफ उनके साथ काम करती थी। फिर उसके बाद तो एक फिल्म आहिस्ता आहिस्ता आई, फिर साई परांच पे, फिर सावन कुमार तक 2 फिल्में। बहुत देर तक इंतजार करते रहे। टूर
टूर पे गई थी अपने डांस का, उन्होंने मैंने नेशनल प्रोग्राम देखा था तो उनको बस लेना था मुझे अपनी फिल्मों में। तो वो दोनों फिल्में जो हैं वो एक तो सौतन की बेटी थी और एक प्यार की जीत में, वो दोनों फिल्मों में। तो प्यार की जीत में बाद में रेखा जी ने किया शशि कपूर साहब के ऑपोजिट। तो मेरा ऐसा रहा कि फिल्मों में बहुत मेरा रुझाव था, लेकिन उससे ज्यादा मैं बहुत सीरियसली और बहुत ही इंटेंसली और पैशनेटली अपने कथक के शोज कर रही थी और ट्रैवल कर रही थी, और उसी में कोरियोग्राफी, उसी में क्रिएटिविटी, उसी में बस वही मेरा जीवन था। मतलब ज्यादातर फिल्में भी आपने छोड़ दी होंगी इस वजह से? मैंने छोड़ी नहीं, मैं ये समझती हूँ डेस्टिनी एक बहुत बड़ी चीज है। कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से छोड़ना पड़ा। शौक बहुत था, मैंने बताया था बचपन से था, और शायद मैं कर भी लेती, लेकिन कुछ उम्र तक तो मेरे वालिद साहब ने नहीं इजाजत दी। हिना तक गई, मतलब ये कि ख्वाजा अहमद अब्बास साहब हमारे नाना ने लिखी थी, फिर हमारे अब्बा से उन्होंने कहा कि ये बहुत सिंपल है और मुली है, इसको मत डालिए आप फिल्मों में, तेरा माहौल अलग है। तो खैर मैंने जो मेरे बड़ों ने कहा वैसे भी चली कुछ वक्त, लेकिन बाद में फिर मेरा भी अपने कुछ ऐसे डिसीजंस हुए जब मैं समझदार हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी फील्ड बहुत अच्छी साफ सुथरी सी है और बहुत क्रेडिट पे चलती है, क्रेडिबिलिटी पे हर चीज है। आप 4 घंटे दनादन नाचें तो आपके सामने फिर एक अखाड़ा है, आ जाओ भाई, ऐसा वाला एटीट्यूड। यहाँ पे थोड़ा अलग वजहों से मतलब मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगा फिल्मों में इतनी छोटी उम्र में आना। फिर सावन जी के बाद आप ये समझिए कि साथ में यश चोपड़ा साहब की मशाल आई मेरे पास फॉर द लीड रोल, जो रति जी ने बाद में मशाल किया। में आप उसमें मैं एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मेरे फेवरेट एक्टर दिलीप साहब का बहुत जबरदस्त ट्रैक उस किरदार के साथ था। तो इस तरह से करते कराते इतनी फिल्में, उत्सव, उमराव जान अदा, सबसे पहले जब मुजफ्फर अली साहब ने कंसीव की थी और वो पूरे डिजाइन हो रही थी तो उस वक्त मैं ही थी जो कर रही थी। फिर बाद में उन्होंने क्योंकि 8 ही एक्टर्स लिए थे तो वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट था, दे हैड टू सेलेक्ट, तो रेखा जी का फिर आया, नहीं तो अदरवाइज उन्होंने पूरी फिल्म ही मेरे साथ डिजाइन की थी। दोनों में ऐसे ही हुआ था? उत्सव में भी उमराव जान? नहीं, उत्सव में तो मेरे ख्याल में दूसरी वजह थी। शशि जी को लगा कि मेरी शक्ल थोड़ा रेखा जी से बहुत ज्यादा मिलती है, तो वो अनुराधा के रोल के जो दूसरी जो बीवी थी उसके तो उनको लगा रही तो एक यंगर एक ओल्डर चेहरा एक साथ सिमिलर, तो इसलिए शायद उन्होंने डिसीजन लिया जो मुझे बताया गया। मुझे नहीं पता क्या वजह है। और फिर सबसे बड़ी चीज ये थी कि उत्सव में मतलब मैंने ना बिल्कुल एक्सपोजर नहीं किया है अशोक जी, तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मेरा बैकग्राउंड, मेरी थिंकिंग और वो जमाने का माहौल भी अलग था, तो मुझे नहीं करना था इस तरह का जिसमें इस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनने। मैंने मंडी भी इसलिए मना कर दी थी श्वेता जी के रोल की। काफी चीजें आई, काफी चीजें होती होती रह गई, ज्यादा नाम नहीं लूंगी, बहुत फिल्में आई मेरे पास, चंद फिल्मों का नाम ले लिया है मैंने, और मगर वो मैंने कहती हूँ डेस्टिनी एक बहुत बड़ी चीज है। फिर भी करिए आपने 40-50 मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे वो जरिया बनना था जिसके थ्रू आज शाहिद और ईशान। तुम हमसे, हम तुमसे मिले, दिल में हजारों फूल खिले, प्यार का मौसम आ ही गया है, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें।
करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें। तुम हमसे, हम तुमसे मिले, दिल में हजारों फूल खिले, प्यार का मौसम आ ही गया है। आओ प्यार करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें। अच्छा, कोई ऐसा वाकया आपको याद आ रहा है कि कोई ऐसा किस्सा आपके साथ हुआ हो जो भूला ही नहीं भूलता, ऐसा कुछ होता है किसी के साथ, किसी फिल्म के दौरान या किसी कैरेक्टर के दौरान या किसी कैरेक्टर को निभाते हुए कभी ऐसा हुआ हो? वो तो फिर वही तलाशी है। मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी में जितना हसीन शहनाज का किरदार रेवती सरन शर्मा ने मुझे दिया और लेक जी ने मुझे कास्ट किया उसमें, और उसकी यादें आज तक वाबस्ता हैं, ताज़ा हैं, और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था वो। मैं आपको बताऊं, शहनाज मेरी जिंदगी में ऐसे वक्त पे आया जब मेरी पहली शादी टूटी थी, और उस वक्त मैं थोड़ा सा बिखर गई थी, और टूटी तो नहीं थी लेकिन बहुत परेशान थी, और मुझे पता नहीं था कि अब मुझे अपनी जिंदगी में, क्योंकि नाचना उस वक्त मेरे लिए तकलीफ दे हो गया था, क्योंकि स्टेज पे खड़े होके 2-3 घंटे सोलो नाचना, तो आई नीडेड अ लिटिल रेस्ट एक्चुअली फ्रॉम, बिकॉज प्रेशराइज बहुत ज्यादा हो गई थी मैं उस वक्त, और झटका बहुत बड़ा लगा था, बहुत छोटी उम्र थी मेरी। फिर वही तलाश आई तो लेक जी ने जब मुझसे मुलाकात की, मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगी क्योंकि फिर वही तलाश मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और आज मैं जो भी हूँ एक महाराज जी के आशीर्वाद से, मेरे पेरेंट्स की वजह से, और बहुत से ऐसे लोगों ने जिन्होंने मुझे ब्लेस किया है, सिखाया है, और लेक जी, तो इन लोगों की वजह से आज मैं हूँ जो भी हूँ। बहुत ही टॉप ग्रेड के लेक टंडन जी, बहुत अच्छे तो डायरेक्टर। मैं जब उनसे मिली ना अशोक जी, तो उन्होंने फोन किया सबको, उनको आई थिंक नादरा आपा से लेके और शमाना जी से लेके और पता नहीं किस किस की मनोहर सिंह की तरफ से और हर तरफ से और भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों की तरफ से ये था कि भाई तुम्हारा किरदार जो तुम्हारी कहानी में शहनाज का है वो सिर्फ नीलिमा अजीम कर सकती हैं दिल्ली में। अच्छा, अब जब वो मिले तो मैं बहुत संजीदा थी, खामोश थी बिल्कुल, क्योंकि मुरझाई भी थी। अब उन्हें लगा कि ये तो मेरे जो दूसरी लड़की जो मेन किरदार है पद्मा का, ये तो बिल्कुल उसके लिए फिट है, इसकी शक्ल भी इंडियन है एकदम ऐसी और बहुत ही नाजुक सी है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो पद्मा, अरे कहेंगे अरे पद्मा तो आपको मिल जाएगी, ये तो शहनाज के लिए ये परफेक्ट है। और फिर खुद रेवती जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत करिएगा, ये बिल्कुल मत करिएगा। अब वो बेचारे परेशान हो गए कि ये इतनी लाइवली, वाइवेशियस, वाइब्रेंट और हद से ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से हल्का सा शो ऑफ ही थी शहनाज, मतलब जरा से तो थी दादागिरी वगैरह ये सब, है ना। तो उनको लगा कि ये कैसे करेगी, लेकिन फिर उन्होंने दूसरों की सुनी और मुझे शहनाज में कास्ट किया और पहले शॉट के बाद बोला कि अच्छा आप समझ में आया। तो वहां की यादें बहुत अच्छी है। मुझे याद है कि वो किरदार करते करते मैं वाकई कुछ जिंदगी में भी थोड़ी सी शहनाज जैसी होती चली गई और रियल लाइफ ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पलटा लिया। ऐसा हो गया था कि ये होगा ही नहीं शायद टेलीकास्ट, क्योंकि काफी रेड टेपिज्म और काफी पॉलिटिक्स और कैमरामैन हमारे 22 एपिसोड में 27 बदल गए और खुद लेक जी ने बैठ के व्हील चेयर्स पे शॉट्स लिए, तो वो कमाल का वक्त था। और सलीम की तलाश शुरू हो गई फिर शहनाज के लिए कि भाई सलीम कौन करेगा। तो आपको मालूम है बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि शाहरुख करने वाले थे। अच्छा। और जब शाहरुख आए और वो लेक जी के खास एक्टर थे, वो उन्होंने उनके साथ दिल दरिया और एक था केवल, और तो फिर लेक जी को जब कोई मिला ही नहीं, वो मेरे साथ साथ बहुत अच्छे बेहतरीन एक्टर्स आते थे स्टेज के और वहाँ के टीवी के एक्टर्स आते थे, उनको खड़ा किया जाता था मेरे साथ, फिर वो ऑडिशन होता था, फेल हो जाते थे। तो भाई शहनाज के ऑपोजिट किसको लाया जाए, इतना छा गई थी वो कैरेक्टर और इतना वाइब्रेंट थी कि वो मुश्किल हो रहा था कि, क्योंकि शहनाज हमेशा कहती थी कि जब सलीम को देखोगे, जब सलीम आएगा, अरे वो तो मेरे दिल में रहता है। फिर वो ये भी होता था कि नहले पे दहला, मतलब ये सब ऐसा बिल्डअप हो गया था सलीम का कि भाई शहनाज को कौन काबू में रख सकता है, तो वो कौन है, इस चांद का सूरज कौन है। अब जय भैया, ये तो मैं तो थकी गई ऑडिशंस कर करके, दिमाग खराब हो गया, गर्मी में इधर गार्डन में कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, और लेक जी फेल करे चले जा रहे हैं एक से एक अच्छे एक्टर को। हाँ, वहां के नामी एक्टर सब वो भी शॉक्ड हो गए कि क्या हो रहा है।
फिर जनाब उन्होंने एक दिन कहा कि नीलिमा तुम घर पे हो? मैंने कहा जी। तुम आ जाओ मेरे पास। मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंचती हूँ आपके घर। तो वहां पे मैं गई तो कहने लगे कि मेरा ही एक्टर है और बहुत ही लाजवाब है। अच्छा। तुम्हारी तरह चुल बुलाओ, जबरदस्त एक्टर है। तो भाई अब उसी के साथ कर लेते हैं। उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो आर्मी कैप्टन की थी, तो वो एक खास तरह की शक्ल भी ढूंढ रहे थे। और शाहरुख जो है वो छोटा सा क्यूट सा, वो बाल उसके चेहरे पे ऐसे बिल्कुल पपी की तरह ऐसे बिखरे हुए, डिम्पल्स और छोटा सा क्यूट लगता था, बच्चा सा एकदम, बड़ी बड़ी बोली बोली आंखें। कैरेक्टर के तो हिसाब आर्मी से कैप्टन, हाँ, मैच नहीं कहीं था। से भी नहीं। अब वो आए तो उनके साथ दिव्या भी आई, सुषमा सेठ की बेटी दिव्या सेठ, जो बाद में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने टीवी पे। दिल्ली के सब एक से एक टैलेंटेड। तो शाहरुख आए तो मैंने शाहरुख को देख के सोचा यार ये तो बच्चा सा है, क्या है। खैर वो आके चुपचाप, शर्मीले बहुत थे, बैठ गए। और उसके बाद जब रीडिंग शुरू हुई उसके बाद तो मुझे ये हो गया था कि आप किसी को नहीं लेंगे, आप मेरे को लेंगे, ये बहुत ही जबरदस्त है। और लेख जी ने कहा कि हाँ हाँ इसीलिए तो फिर। तो मैं जब सेट पे पहुंची तो आई वाज एक्सपेक्टिंग शाहरुख। मैंने देखा कोई और बैठा हुआ है सलीम करने वाला है। तो मुझे तो बहुत अफसोस भी हुआ, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी उनके साथ वाइब्रेशन हुआ था, वो जबरदस्त रीडिंग हुई थी और ही वाज रियली नहले पे दहला। ऐसे ये क्या है। बाद में हमें पता चला वो राजेश खट्टर हैं, ईशान के फादर। जी, जी। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उनके साथ सीन शुरू हुए तो उनकी शक्ल सूरत ज्यादा सही, ही यूज्ड टू लुक लाइक एन आर्मी कैप्टन। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, बहुत जरूरी हिस्सा है मेरे डांस का जो रह गया था। जी। मेरा डांस बहुत मशहूर था एज अ सोलोइस्ट, लेकिन एज अ ड्यूएट पार्टनर हम दोनों टॉप ड्यूएट पार्टनर्स थे। पंडित राम मोहन महाराज, जो पंडित शंभू महाराज जी के छोटे बेटे, और उनके बड़े बेटे से के साथ भी बहुत नाची हूँ मैं, कृष्ण मोहन महाराज जी। मगर पंडित राम मोहन महाराज जी के साथ मेरी जोड़ी हिट, और हम लोगों ने बहुत परफॉर्म किया, बहुत ट्रैवल किया साथ में। और जैसे राधा राजा रेड्डी की एक जोड़ी मशहूर थी, वैसे ही मेरी और राममोहन जी की भी जोड़ी मशहूर है। और कई सालों बाद फिर से हमने वापस नाचना शुरू किया। तो मुझे ये बताना था, ही इज अ ग्रेट डांसर, ही इज अ ग्रेट कथक एक्सपोनेंट, जी, जी। और मेरे नाच का बहुत बड़ा हिस्सा है। और आपके साथ तो काफी बड़े बड़े फनकार रहे उस दौर में भी, बाद में भी। जैसे कि एक नाम हमें याद आ रहा है, गंगूबाई हंगल जी। सुना है वो गाती थी और आप? नहीं, गाती थी और मैं नाचती थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने भोपाल में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में परफॉर्मेंस दिया हाँ, था। हाँ। गंगू जी बहुत सीनियर थी और काफी ज़ईफ भी हो चुकी थी तब तक, और मैं कुछ ऐसे 17 साल की थी। भोपाल में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था अली अकबर खान साहब का, और उन्होंने भी बजाया था उसमें। जी, जी। और यामिनी कृष्णमूर्ति का भरतनाट्यम, मतलब एक अच्छा अद्भुत संयोग था। एक हाँ, ऐसे ही परफॉर्मेंसेस दिए मैंने। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। मैंने द ग्रेटेस्ट आइकॉनिक, उसमें एक मैं छोटी सी नाचती थी। लखनऊ में मैंने एक परफॉर्मेंस किया था, वहाँ के बहुत बड़ा फेस्टिवल है वसंत उत्सव, उसमें मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, गोपी जी नाचे बीच में, अगले दिन मैं नाची, और तीसरे दिन मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी नाचे। तो इस तरह के बहुत जबरदस्त कॉन्फ्रेंसेस किए मैंने एज एन एक्सपोनेंट। मैंने जैसे बताया आपको, छोटी सी उम्र में एक अलग ही मुकाम पे थी। ये मेरा डांस का हिस्सा रहा। उसके बाद ये समझिए कि फिल्मों में आ गई, बॉम्बे आ गई। एक बीच में आपका अभिनय के लिए खासतौर से थिएटर से जो माटी मलाल करके कोई नाटक जी था। हाँ, जी हाँ, क्योंकि वो इसलिए जिक्र, क्योंकि उसमें आपको अवार्ड भी मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड। जी, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, टाइम्स ऑफ इंडिया का मिला था। जी। और वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे। नसीर साहब के साथ किया था। जी, गिरीश कर्नाड साहब का वो फेस्टिवल उन्होंने पूरा उनके अंडर हुआ था, और मैं नसीर साहब के साथ में थी। और वो मैं छोटी थी, मैं स्कूल में थी। जी, कुछ याद है उस समय का वाकया? हाँ, बहुत अच्छा। हमारी बहन ने उसके कॉस्ट्यूम्स किए थे, सबा जैदी ने, और वो उन्होंने एक किरदार का रोल भी किया था। तो वो बहुत जबरदस्त प्ले हुआ था, जिसमें नसीर के ऑपोजिट मैंने उड़िया गांव की लड़की का रोल किया था, और बहुत प्यारी कहानी थी, और उसमें मुझे अवार्ड मिला था। बस बहुत अच्छी यादें हैं। नसीर मुझसे आके उड़ीसी के फॉर्म में कुछ सीखे भी थे कि भाई वो डांस का एक पैंटोमाइम हिस्सा है, बहुत ही स्टाइलाइज। तो वो मुझे, तो मैं जाके नसीर को सिखाती थी। सुबह सुबह स्कूल से आती थी तो रिहर्स करने से पहले उनको सिखाती थी। बहुत स्वीट, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। और इसके बाद फिर आप दिल्ली से
बॉम्बे जमाने की जी, ये एक अलग बात रही। क्या हुआ कि उस वक्त जब करम योद्धा मैंने की तो मैं वापस दिल्ली चली गई, और क्योंकि राज से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी तो उन्होंने कहा कि भाई करो, तो मैंने किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने बताया आपको, इट वाज अ गुड फिल्म। एंड दयाल का डेब्यू था, गोविंद निहलानी के छोटे भाई का, दयाल निहलानी। एवरीथिंग वाज ग्रेट। लेकिन जब मैं वापस गई तो यहाँ पे सईद मिर्जा जो है वो सलीम लंगड़े पे मत रो के लिए अपनी मुमताज को ढूंढ रहे थे। अच्छा। और उनको मिल नहीं रही थी। जी जी जी। तो सईद साहब बहुत परेशान थे। और क्योंकि नादरा आपा ने भी उस स्क्रिप्ट पे उनके साथ लिखा था, तो राइटर्स प्रेडोमिनेंटली नादरा जी के डायलॉग्स वगैरह। तो फिर नादरा जी ने कहा कि एक एक्ट्रेस है, दिल्ली में है, और बस वो मुमताज के लिए बनी है, आपसे मैं मिलवा देती हूँ। तो जब मैं आई यहाँ पे तो नादरापा ने कहा कि तुम मिल लो। तो मैंने कहा कि नादरापा, ऐसे मैं फिल्म पे फिल्म करने लगूंगी तो कैसे होगा, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। बोले नहीं, ये बहुत ही गहरी और बहुत ही मानीखेज फिल्म है और इसमें तुम्हें करना चाहिए। तो खैर मेरी सईद साहब से मुलाकात हुई, तो भरेरी सी मुलाकात हुई, उन्होंने फौरन मुझे रीडिंग पे बैठा दी। पहली बार मेरी मुलाकात पवन मल्होत्रा से हुई और उनके बाकी एक्टर्स। तो रीडिंग हुई, रीडिंग के बाद सईद साहब उठ के चले गए, मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं वापस चली गई। पता ये चला कि सईद साहब पृथ्वी में जाके और शोर मचा दिया कि भाई मुझे मेरी मुमताज मिल गई। और बहुत तारीफ की मेरी, और बहुत एक्साइटेड थे, और उन्होंने अपनी तरफ से कास्ट कर लिया मुझे। फिर जब नादरा आपा ने मुझसे बात की, बिकॉज शी वाज अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ इट, यू नो, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें तो उन्होंने चुन लिया है। तो मैंने कहा कि बहुत स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने और बहुत अच्छी फिल्म, जबरदस्त फिल्म। और फिर मैंने कहा कि हाँ मैं करूंगी। फिर सलीम लंगड़े पे मत रो हो गई। अब सलीम लंगड़े पे मत रो हो गई तो मेरा काफी इधर उधर बातचीत शुरू हो गई मेरे बारे में जी। और क्या कहते हैं, फिर वही तलाश टेलीकास्ट हो गया। और फिर वही तलाश टेलीकास्ट हो गया तो मैं ओवरनाइट, अब मैं अपने मुंह से कहते हुए मुझे बड़ी मतलब शर्मिंदगी सी हो रही है, एम्बैरेसमेंट हो रही है, मैं ओवरनाइट सुपरस्टार बन गई। आपने किया ना इतना सब, और लोग जानते हैं, ये आपके कहने की जरूरत नहीं। जी, लेकिन वो ऐसी अजीब सी बात हुई कि सलीम लंगड़े पे मत रो के बाद फिर यहाँ पे एक तरफ मैं बिल्कुल स्ट्रगल कर रही थी। उस समय भी बहुत हिट था और आज भी उसका जब भी जिक्र होता जी, है आज तो तक इट्स अ वेरी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इट विल लास्ट फॉर एवर, यू नो। अब तो मुझे इसका यकीन हो गया है कि फिर वही तलाश विल लिव फॉर एवर। मतलब जो कुछ चुनिंदा हैं उनमें से एक नाम ये तो फिर वही तलाश तो टेलीविजन का आई थिंक बहुत ही प्यार करते लोग इस सीरीज से, और आज तक शहनाज मुझे तो शहनाज ही बुलाने लगे थे लोग। ये तो थैंक्स टू शाहिद एंड थैंक्स टू ईशान, एज देयर मदर नीलिमा अजीम हो गया। अदरवाइज मैं तो अपने दर्शकों के लिए शहनाज ही हो गई थी। तो फिल्म भी देखने जाते थे मेरी, तो इसलिए देखने जाते थे कि उसमें शहनाज है, चलो। वैसे भी जो दूरदर्शन या टीवी के जो कैरेक्टर होते हैं वो लोगों के दिमाग पे जल्दी छा जाते हैं। गरम हवा MS सत्यू की फिल्म है, उसमें मैं तो बच्ची थी, मैंने देखी थी और मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है, उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, मानिकदा? नहीं, मानिकदा भी मुझे ब्रेक देना चाहते थे, जैसे मैंने आपको बताया, सत्यू साहब भी देना चाहते थे ज़हरे इश्क में, वो फिल्में बनी नहीं और मैंने काम नहीं किया। अच्छा, आपकी जो पसंदीदा फिल्में रही, जो आपने कई फिल्में की जिनका आपने जिक्र किया, वैसे तो आपकी एक लंबी फहरिस्त है फिल्मों की, जो आपकी कुछ चुनिंदा या कुछ पसंदीदा फिल्में अगर मानी जाएं तो कौन कौन सी आपके दिल के बहुत करीब रही और रोल आपका बहुत आपको पसंद आया? इससे पहले मैं एक जरूरी फिल्म के बारे में अपना जिक्र करना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और वो है महेश भट्ट साहब की सड़क। जी। तो जब सलीम लंगड़े पे मत रो मैंने कंप्लीट की थी तो उस वक्त फिर मैं शिफ्ट हो गई थी बॉम्बे, और दिल्ली और बॉम्बे का मेरा आना जाना रहता था। तो जब जब काम होता था यहाँ आ जाती थी, तो मैंने एक अपनी एक छोटी सी जगह ले ली थी। उसी दौरान फिर वही तलाश जो है वो टेलीकास्ट हो गया, और जैसे मैं बताया कि ओवरनाइट सक्सेस था, तो इतना सक्सेस हो गया कि लोग आके, जैसे अमित जी के बंगले पे खड़े हो जाते हैं, वहां से आके मेरे पीजी के सामने खड़े हो जाते थे वही लोग। मुझे क्या पता, हम लोग एक बहुत सिंपल सी स्ट्रगलिंग वाली जो लाइफ होती है कि भाई खाना पका रहे तो बैग्स लेके बाहर आ रहे हैं, तो ये हो रहा है, तो देखा कि यहाँ पे तो एक हुजूम खड़ा हुआ है, शहनाज शहनाज चिल्लाने लगे। तब मुझे आई रियलाइज्ड, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये ऐसी सिचुएशन हो गई है। पहले तो समझ में ही नहीं आता था ये क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता, मेरे पास तो टीवी भी नहीं था, मैंने फिर वही तलाश के सारे एपिसोड्स अपने नेबर के यहाँ देखे।
अच्छा, जो अच्छा। हमारे फर्स्ट फ्लोर पे हमारे जी। नेबर्स थे उनके यहाँ। फिर मैंने कहा भाई मेरा एक सीरीज शुरू हो गया है दूरदर्शन का, अगर आपको कोई इतराज ना हो। तो शुरू शुरू में बोले हाँ देख लीजिए, संडे को आता था महाभारत के बाद। तो जब उन्होंने एपिसोड मेरे साथ देखा तो उनका तो वो भी फैन हो गए कि आप हमारे यहाँ देखेंगे, आप हमारे यहाँ देखेंगे, मतलब एकदम काया पलट हो गई। कैसा जादू किया मुझे लूट लिया, हर जो बन मेरा कसम लगा। उफ ये क्या हुआ तूने ये क्या किया, हाय हाय आँख मिला के मार दिया। कैसा जादू किया मुझे लूट लिया, हर जो बन मेरा कसम लगा। उफ ये क्या हुआ तूने ये क्या किया। मुझसे दूर अब तो ला दे मुझे लाल चुनरिया। कमलिया हो कमलिया हुई मैं तो पगली हनी में था कमलिया। सोनी सी चिकनी सी भाभी मेरी जादू की उड़िया है मीठी चुरी। चल हट मैं तो मांगू भाभी तेरे लिए सारी खुशियाँ। तेरी बिंदिया चमके तेरा गजरा महके
छोड़ा धन में तेरा मुखड़ा दम में। कैसे दिखाऊं दिल में क्या है, तू ही मंदिर तू ही खुदा है। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे फिल्म और टेलीविजन की जानी मानी अभिनेत्री नीलिमा अजीम से अशोक हमराही की बातचीत का पहला भाग। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा सुषमा सुरड़कर और दिवाकर द्विवेदी का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम हित प्रियम